अस्सलामुअलैकुम, टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि हर किसी के साथ ये इशू ज़रूर होते हैं जो कि इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और टॉपिक हमारा है मुख्तार नामे पर असासे और टैक्स कवानीन। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिम मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं खरीद से? बिल्कुल ठीक ठाक सर। जब ये टॉपिक मैंने अपडेट किया सोशल साइट्स के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आज आपने सिलेक्ट किया है और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई इशू ज़रूर होते हैं, क्योंकि हर कोई गाड़ी भी रखता है और जायदाद भी रखता है। देखिए, आज के टॉपिक को सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों के एहसासे जो है ना ओपन लेटर पे या पावर अटॉर्नी पे हैं। एग्जैक्टली लोग गाड़ियों को मतलब साल साल चलाते हैं, ओपन लेटर पे रखते हैं और उसको बेच देते हैं। जो उसकी सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन है उसका गवर्नमेंट एक्सचेकर में उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। सही। पूरी हाउसिंग स्कीम जो हैं वो पावर अटॉर्नी पे बिक जाती हैं, लोग वहाँ रहने लगते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो आप हैं। राइट। इस टैक्स और आप में जो आप है वो वजह है इसकी। और वो जो आप है ना, वो उसको ये कहना चाहिए कि मैं ओपन लेटर पे गाड़ी नहीं रखूँगा। उसकी शायद कोई कॉस्ट होगी, लेकिन जब आप पाकिस्तान से मोहब्बत का दावा करते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पहला इकदाम आपने ये करना है कि अपनी ओपन लेटर की गाड़ी को अपने नाम रजिस्टर करवाएं। सही। उसमें कोई ड्यूटी होगी, एक्साइज ड्यूटी होगी, कोई उसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी तो वो आप दें, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है। सही। मुझे एहसास है कि ये लोगों के लिए बास वक्त कॉस्ट महंगी होती है, लेकिन बात यह है कि आपने एक एसेट तो खरीदा है ना, तो आपने खरीदा, दूसरे ने बेचा, दो लोगों ने दोनों चीज़ें एंजॉय की, लेकिन जो स्टेट है उसको उसका शेयर नहीं मिल रहा। स्टेट है उसको उसका शेयर नहीं। आपको भी पता होगा बहुत सारे स्कीम्स ऐसी हैं जो पावर अटॉर्नी पे पूरी स्कीम थी, लोग लेते थे, लोगों ने परचेज किया, उसको बेच दिया और गवर्नमेंट एक्सचेकर में उसका रिकॉर्ड भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत पे भी, FBR पे भी और उन लोगों पे जो हमारे टैक्स और आपके आप हैं। बिल्कुल ठीक। तो हमें जरूरत है कि आप इस चीज को नो कहें। जैसे लोग कहते हैं ना कि जी स्मोकिंग के लिए नो, इसी तरह टैक्स ना देने का नो कहें। आप कहें नहीं जी मुझे रजिस्ट्रेशन करानी है, थोड़ा बहुत खर्चा होगा, अगर मैंने 25-50 हज़ार की गाड़ी खरीदी है तो 2-3 हज़ार रुपये अगर मैं और दे दूंगा गवर्नमेंट एक्सचेकर में, 5 हज़ार रुपये और दे दूंगा, तो मेरे ख्याल में शायद आपको भी सुकून होगा, आपको भी एक इत्मीनान होगा। इसी तरह आप करोड़ों की जायदाद खरीदते हैं, उसकी स्टैम्प ड्यूटी को बचाने के लिए या उसकी टैक्स बचाने के लिए आप जो हैं लाखों रुपए जो है वो सेविंग कर रहे होते हैं। तो ये किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है, महज़ब माशरे में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा सर, लोगों को ये ध्यान में नहीं रहता है या लोगों के माइंड में इस तरह की बात नहीं आती है। अब अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा लग्जरी कार है तो वो तो एक डिफरेंट मैटर है, जाहिर सी बात है उसको तमाम प्रोसीजर्स फॉलो करने। लेकिन जिस तरीके से अभी हम शो शुरू होने से पहले पूछ रहे थे लोगों से कि आप लोगों के पास जो बाइक्स हैं उनके आपके पास जो है वो क्या SOPs हैं, तो जो लोग मोटर बाइक यूज़ करते हैं ये उनके लिए भी है, उनके लिए हर चीज़ की, हर एक एसेट की एक रजिस्ट्रेशन है। हाँ। ठीक है ना, जब आपके नाम टाइटल होता है तो आप उसके ओनर होते हैं। राइट। चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो छोटी गाड़ी हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो। आजकल पाकिस्तान में रिवाज है, आपको बड़ी गाड़ियां बड़ी नजर आती हैं। हाँ। वो इंपोर्ट होती थी, जब तक अभी तो इंपोर्ट पे पाबंदी लग गई है, इंपोर्ट होती थी, वो इंपोर्ट पे किसी और का पासपोर्ट होता था, कोई और ले लेता था, किसी और को बिक जाती थी। लेकिन जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन होती थी उसमें किसी को भी ना जहन में भी आता था, ना किसी के कोई चाहता था कि इसका जो शेयर है गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट को मिले। ये जो चीज़ है ना, ये अप्रोच है हमारी, इस अप्रोच को चेंज होना है। आप कोशिश करते हैं कि डिसीव करें कानून को, जबकि आपको डिसीव नहीं करना चाहिए, आपको कानून के मुताबिक जाना चाहिए। कानून के मुताबिक जाना चाहिए, बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी कौम में आना जरूरी है। अब इस वक्त लोग कह रहे हैं ग्रे लिस्ट में आ गया, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन ये किसकी वजह से है? ये जो हुकूमत वक्त है उनकी वजह से और हमारी वजह से हैं। इसलिए हम अपना ड्यू शेयर नहीं देते टैक्स का। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर लेवल पे टैक्स है, लेकिन जिन पे है वो लोग नहीं देते, वो लोग सही शेयर नहीं देते, टैक्स नहीं देते, तो उनकी वजह से एक्सचेकर जो है वीक है। आपके पास रेवेन्यू नहीं है कि आप अपने लोगों को फीड कर सकें, आपको लोन लेना पड़ता है, फिर आपको डेट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सारी चीज़ें जो है मल्टीपल वो बन गई, नहीं मल्टीपल जैसे पूरा धागा जो है उलझ गया है। अब सुलझाने तो हर सिरा जो है ना वो आपको पकड़ रहे हैं, हर जगह कॉम्प्लिकेशंस हैं। सिरा जब भी सुलझेगा जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद कबूल करेंगे, और वो जिम्मेदारी टैक्स देने की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें कोई आए, कोई हुकूमत हो, कोई नहीं हो, मैं यहाँ मौजूद हूँ नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि ये रेवेन्यू का टैक्स जो है जो एक्सचेकर को जाना चाहिए वो जाना चाहिए।
बिल्कुल, जो रेवेन्यू है वो जाना चाहिए और सिस्टम जो है वो उसी तरीके से चलते रहना चाहिए, चाहे किसी की हुकूमत आती है या फिर किसी की हुकूमत जाती है या कोई भी हुक्मरान आते हैं, सिस्टम जो है वो सिमिलर रहना चाहिए। आप हमारे यहाँ एक बड़ा वो है कि लोग कहते हैं फखरिया पेशकश करते हैं, मेरी गाड़ी ओपन लेटर पे है जी बिल्कुल, तो ये फखरिया पेशकश नहीं है। हाँ। ये बड़ी एक मेरे ख्याल में तकलीफ दे बात है और आपके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी ओपन लेटर पे है। इसका मतलब आपने कानून की जो रिस्पांस है या गवर्नमेंट को कानून को फॉलो नहीं किया, तो ये कोई अच्छी अमल नहीं है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, ये एक अच्छा एक्ट नहीं है और आपको कानून के मुताबिक जो भी टैक्स के SOPs हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो टैक्स और आप में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं मुख्तार नामे पर असासी और टैक्स कवानीन के हवाले से, और इसके लिए इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हाफिज इदरीस साहब ने, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम बात कर रहे थे आज अपने प्रोग्राम में जो पावर टर्नी पे और चीज़ें चल रही होती हैं, प्रॉपर्टीज चल रही होती हैं, और एक तो हम उसकी लीगल एस्पेक्ट भी आपसे मालूम करेंगे कि जो पावर टर्नी है उसकी क्या लीगल सेंटिटी है और कैसे लोग पावर टर्नी पूरे अपना जायदाद खरीद लेते हैं, तो इसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या है इसकी? इसकी देखें ना, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो लीगल इम्प्लीकेशन टैक्स पे हम आते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे पावर टर्नी कैसे अगर वॉइड हो जाती है, अगर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए ये भी बता दें कि इसके रिस्क क्या है। पावर टर्नी का ये है कि दो तरह की होती है, जनरल पावर ऑफ टर्नी, एक्सपेंसिव पावर टर्नी। जी जी, दोनों में से जो भी एग्जीक्यूट की जाएगी वो अगर विद रेफरेंस टू इनवर्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें उस टर्नी जिसके फेवर में हो रही है उसको ये इख्तियार दिया जाता है कि इस प्रॉपर्टी को सेल करे, परचेज करे, इसको गिफ्ट करे, सरेंडर करे, जो कुछ करे वो अटॉर्नी जो पावर टर्नी देने वाला है वो उसका रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। सही। तो टेक्निकल स्पीकिंग ये पावर ऑफ अटॉर्नी अगर तो कपल्ड विद सेल एग्रीमेंट हो तो इसकी लीगल हैसियत भी है और इस पर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सही है। अदरवाइज ये अटॉर्नी सिर्फ होती है कि ऑन बिहाफ ऑफ जो अटॉर्नी गिवर है उसके बिहाफ पर वो बंदा एक्ट कर सकता है। सही है। और जिस वक्त तक ये अटॉर्नी कैंसिल ना हो उस वक्त तक ये अटॉर्नी इन फील्ड रहती है और इसकी बेस पर जिस प्रॉपर्टी से मतलब ये दी गई है वो ट्रांजैक्शन की जा सकती है। सही। लेकिन जिस दिन अटॉर्नी को कैंसिल कर दिया जाए उस दिन से उसकी लीगल हैसियत खत्म। अच्छा, इस केस में जिसने पावर अटॉर्नी दी होती है अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो क्या लीगल हैसियत है इसकी? वो खत्म हो ऑटोमेटिक वाइड हो जाती है वो, उसी दिन वाइड हो जाती है। अच्छा, तो इस पे अगर लोग अपने एसेट्स परचेज करते हैं तो ये एक बड़ा रिस्क भी इसमें मौजूद है। जी जी, इसको ये होता है कि जब भी आप पावर अटॉर्नी के लिए कोई प्रॉपर्टी कोई भी शख्स खरीदे तो सबसे पहले उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर इसको वेरीफाई करवाना चाहिए कि क्या ये पावर अटॉर्नी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। ठीक है। और सेकंड ये है कि बाकायदा अखबार इश्तिहार दे के ये कंफर्म कर ले कि ये बंदा जिंदा भी है कि नहीं जिंदा जिसने अटॉर्नी दी। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ टैक्स की तरफ के, ये जो टैक्स का कानून है पावर अटॉर्नी पे अगर हमने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको कैसे एक्नॉलेज करता है ये टैक्स का कानून? टैक्स का कानून ये करता है कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी कपल विद एग्रीमेंट है जी फिर तो टैक्स कवानीन उस पर आ जाएंगे और वो महकमा उससे पूछ सकता है कि ये बताएं आपने ये प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ पावर अटॉर्नी कपल विद एग्रीमेंट खरीदा है जी, तो बताएं ये इन्वेस्टमेंट कहाँ की जी। लेकिन अगर खाली पावर ऑफ अटॉर्नी है तो क्योंकि उसमें वैल्यू की ट्रांजेक्शन की कोई जिक्र नहीं होता जी, तो उस पर तो महकमा इनकम टैक्स उसे ये नहीं कह सकता कि आपने इसको परचेज कर लिया, क्योंकि उसमें तो सिर्फ अख्तियारात दिए जाते हैं कि आप ये एक्ट कर सकते हैं। ठीक। टैक्स कवानीन उस वक्त इस पर अप्लाई होंगे अगर उसके साथ कोई एग्रीमेंट है। ठीक है। और उसमें अटॉर्नी में जिक्र है कि इसके अगेंस्ट हमने एग्रीमेंट के जरिए इसके पैसे भी ले लिए और अटॉर्नी दे रहे हैं, फिर वो एक किस्म की इक्वल टू रजिस्ट्री आप समझ लें कि वो बन जाती है। लेकिन लोगों की पावर अटॉर्नी मतलब टैक्स इवेजन के लिए लोग पावर अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी रखते हैं, क्या वजह क्या होती है, इंटेंशन क्या होती है उनकी? दो तीन वजूहत होती है। एक तो वो लोग कहते हैं जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को आगे बेच देना है, सही है, वो समझते हैं कि हम अपने नाम ना कराएं, बार बार इसको हम सेल करते हैं। सही है। दूसरी कैटेगरी वो होती है कि वो फॉर टाइम भी उनके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं होते तो वो अटॉर्नी ले लेते हैं, लेटर ऑन जब उनके पास वाइस मनी का अरेंजमेंट हो जाती है तो फिर वो डायरेक्ट उससे रजिस्ट्री करवा लेते हैं, अटॉर्नी को बीच में छोड़ देते हैं। सही है। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं ये अटॉर्नी लेते हैं
कि जो ये समझते हैं कि इस अटॉर्नी की शक्ल में अभी हमारे से इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं होगा और हम अटॉर्नी ले लें, लेटर ऑन इसको सेल कर देंगे, तो फिर इसकी जो भी इम्प्लीकेशन है वो हमारे पर आए। तो ये टैक्स अगर आप क्या समझते हैं, वक्ती तौर पर टैक्स अवैयन का एक, ठीक है, तो क्या ये टैक्स रेट हाई होने या स्टैंप ड्यूटी हाई होने की वजह से लोग ये करते हैं या बाय डिफॉल्ट? वो भी एक फैक्टर है कि अगर 3-4 ट्रांजेक्शन करें तो लोग अगर रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री फिर रजिस्ट्री कराएं तो वो कास्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। सही है, तो इससे वो 2-3-4 ट्रांजेक्शन होकर अल्टीमेट एक्चुअल ऑनर के नाम रजिस्ट्री हो जाती है। तो 3-4 स्टेप पर जो स्टैम्प ड्यूटी है या ट्रांसफर फीस वगैरह और उससे VIP टैक्सेस हैं उनसे बचत हो जाती है। अच्छा, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सेल एग्रीमेंट और पावर अटॉर्नी दोनों आ जाती है तो क्या किसी के खिलाफ केस बनाया जा सकता है? जी श्योर, उसको नोटिस दिया जा सकता है कि आप बताएंगे आपने सोर्सेज कहाँ से आए, और 111 सेक्शन इन्वोक करके अगर वो सोर्स नहीं बताता तो उसकी एडिशन हो सकती है। ठीक, तो मतलब उसका डिफेंस कोई नहीं होगा कि वो ये मैंने पावर पे ली हुई है या ये नहीं। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ एग्रीमेंट डिपार्टमेंट के पास आ जाए तो दैट इज इक्वल टू रजिस्टर्ड डीड। ठीक है, तो उस पर एक्शन हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 111 इन्वोक की जाती है। ठीक। अच्छा, पावर अटॉर्नी पे मैंने अगर प्रॉपर्टी ली है तो मैं क्या अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में उसको दिखा सकता हूँ? अगर एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो खाली पावर ऑफ अटॉर्नी में तो कोई हैसियत नहीं होती। सही है, तो उसमें अगर एग्रीमेंट है तो फिर आप वो प्रॉपर्टी बता सकते हैं। अगर खाली पावर ऑफ अटॉर्नी है तो पावर ऑफ अटॉर्नी तो सिर्फ एक आपको इख्तियार मिलता है ना कि आप ये एक्ट कर सकते हैं, उसको आप वेल्थ बता सकते हैं। अच्छा इदरीस साहब, ये जो ओपन लेटर पे गाड़ियों का रिवाज भी हमारे यहाँ बड़ा आम है और बड़ी गाड़ियों का खास तौर पे रिवाज बहुत आम है, तो ये इसकी भी यही बेसिक वजूहत हैं जो आपने प्रॉपर्टी के सिलसिले में बताई? जी जी, उसका भी ये ना, आपको पता है गाड़ी की ट्रांसफर के ऊपर भी अब बहुत ज्यादा एक्सपेंस आना शुरू हो गया जी। तो लोग दो वजूहत है, एक तो लोग लेते हैं ओपन लेटर पर भेज देते हैं तो जो 3-4-5 ट्रांजेक्शन हो जाती है तो कोई किसी बंदे को भी कैश नहीं किया जा सकता, वो निकल जाते हैं टैक्स के हवाले से, वो अवैयन कर जाते हैं। और दूसरा ये है कि कई ये करते हैं कि रखते हैं ओपन लेटर पर लेकिन उनके पास सोर्स तो होता है, तो वो सिर्फ जो ट्रांसफर फीस वगैरह के एक्सपेंसेस है उनको बचाने की खातिर करते हैं। तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत को करना चाहिए? ये टेंडेंसी है इसको मिनिमाइज करें या लोग इस तरफ ना जाएं? जी, ये जो ऊपर ट्रांसफर गाड़ी का इशू है ना, उसका तो वजह दोनों चीजों का, प्रॉपर्टी और दोनों चीजों का इशू जो है, अगर आप क्या समझते हैं? एक एक करके बताता हूँ जी प्लीज। क्योंकि पंजाब और सिंध, इस्लामाबाद के अलावा बाकी सूबों में गाड़ी की ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन, खासतौर पर नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा करते हैं, तो लोग उनसे बचने की खातिर ओपन ट्रांसफर लेटर लेते हैं। ठीक है। और प्रॉपर्टी की भी वजह यही है कि क्योंकि प्रॉपर्टी का तकरीबन 7% का एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है। और 7% ऑफ द वैल्यू। ठीक है। वैल्यू भी आपको पता है FPR में और DC रेट्स जो हैं वो अब ऑलमोस्ट एक्चुअल मार्केट के करीब आ गए। जी हाँ। इतने ज्यादा इनहांसमेंट कर, तो उसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसफर के एक्सपेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोग उसको पावर ऑफ अटॉर्नी पर या ओपन लेटर पर चलाते हैं। ठीक है। तो आपके ख्याल में स्टैम्प ड्यूटी रेट्स वगैरह कम होने चाहिए जिससे लोग जो है इस तरफ आएंगे? हाँ, उससे ये है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लोग आ जाएंगे। ठीक है। अगर इसको कम कर दिया जाए, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपेंसेस जो है, स्टैम्प पेपर वगैरह वो सारे, ठीक है, बहुत अगर रेट कम किया जाए। बहुत शुक्रिया आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बताया। देखा आपने, उन्होंने बताया कि जी रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी जो है अगर वो कम हो जाए तो शायद लोगों का रुझान इस तरफ बढ़े। ये मेरे ख्याल में एक व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक टेंडेंसी भी है हमारे यहाँ। टेंडेंसी आप अगर आप गाड़ियों को देखें तो लोग ये कहते हैं कि यार ये मतलब एक जनरल एक लोगों की वो है कि यार ये फर्स्ट ओनर कार है। जब सेकंड कार खरीदते हैं ना तो उनको बड़ा एक प्राइड फील होता है कि फर्स्ट ओनर कार है। तो वो जो चीज होती है ना वो इसी तरह होती है कि ये ओपन अब 5 साल गाड़ी चल रही है, 6 साल चल रही है, एक आध तो लोगों के पास रहती है लेकिन बाकी चीजें बिकती खरीद फरोख्त होती है। हाँ। लेकिन वो ट्रांजेक्शन नजर आती है तो लोग कहते हैं यार ये तो 3-4 लोगों के पास रह चुकी है, तो वो उससे लोगों को सेकंड हैंड कार यूज करने में थोड़ी सी उनको ये होती है कि यार ये बड़ा मिस यूज हुई होगी, मिस यूज हुई। अगर सिंगल ओनर कार है तो उनको ये होता है कि यार ये गाड़ी जो है जरा बेहतर हुई होगी। तो मेरे ख्याल में ये भी एक हमारे यहाँ के रिवायत गाड़ी के हवाले से, लेकिन ये है कि ड्यूटी का एक एलिमेंट है, उसको कम होना चाहिए। लेकिन उसके साथ जो है ना आपको ये टेंडेंसी भी जो है लोगों को वो कटेल करना चाहिए कि हमें जो है अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मैं एसेट बेच रहा हूँ या मैं एसेट खरीद रहा हूँ, तो वो एक्सचेकर में भी उसका
एक ट्रिकल डाउन या इसका एक ड्रॉप जो है ना उसमें जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। बिल्कुल, इस हवाले से आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन हैं, क्यूरीज हैं, अनवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस हवाले से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं कॉल करके। मुख्तार नामे पर असासे और टैक्स कवानीन हमारा ये टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करें। अच्छा, पावर ऑफ अटॉर्नी पर जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स कानून क्या कहता है? देखिए, टैक्स कानून जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि टैक्स कानून ये कहता है कि अगर आपने पावर पर जायदाद ली हुई तो उसकी वजह ये होती है कि जो मेन मेरी अपनी वो है कि मेन वजह ये होती है कि वो लोग उसको रिकॉर्ड में नहीं लाना चाह रहे होते हैं, ठीक है ना, कि वो टैक्स ओनरशिप उसकी चेंज नहीं हो रही होती है। अच्छा, तो ओनरशिप चेंज नहीं हो रही होती तो वो ओनरशिप जो है वो ए के नाम है, पावर अटॉर्नी बी ने ली हुई है, जबकि बी ने उसको पेमेंट भी कर दी है और असल में जो है वो ओनरशिप उसकी हो गई है, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं करता क्योंकि उसके पास कभी कभी वाइट सोर्स नहीं होती कि वो अगर वो एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है तो उसके पास वो फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो फंड्स अवेलेबल नहीं है तो वो उसको पावर पे रखता रहता है और काफ़ी अर्से तक उसको पावर पे रखता है। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में रिस्क ये होता है कि जिसने पावर अटॉर्नी दी है अगर खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो जाए या वो बंदा गायब हो जाए या तो फिर आपके लिए इसको ट्रांसफ़र कराना भी एक लीगल प्रॉब्लम बन जाता है। अच्छा, ठीक है, तो उसमें भी लोगों को हैसल है। लेकिन टैक्स की ना देने का एक रुझान जो हमारे यहाँ है वो इतना ज़्यादा शिद्दत है, उसकी शिद्दत है और वो इंशाल्लाह मेल्ट डाउन होगा और हो रहा है, लेकिन इतनी शिद्दत है कि लोग उस रिस्क को भी बर्दाश्त करने को तैयार हो जाते हैं कि जी वो पावर पे लेके और वो अपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जिसमें अपने पैसे दिए होते हैं उसको भी वो रख रहे होते हैं और जो सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स होती है उसको सिर्फ इवेट करने के लिए वो जो है पावर पे रखते हैं। इसी तरह ओपन लेटर की भी इसी तरह बात है। टैक्स कानून ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी आपके नाम है वो आपके नाम आपको दिखानी है, लेकिन पावर अटॉर्नी पर प्रॉपर्टी का जो बेनामी का लॉ है हम इस पे भी प्रोग्राम कर चुके हैं, एक और प्रोग्राम करेंगे अभी हम, तो उसमें बेनामी वाले में ये सूरत हाल जो है आइडेंटिफाई होगी जब ये लॉ पूरी तरह इम्प्लीमेंट होगा अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, लॉ पूरी तरह जब अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट होगा तो फिर उसके हवाले से मजीद चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। तो टैक्स और आप में यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं मुख्तार नामे पर असासे और टैक्स कवानीन, और इस हवाले से एक दफ़ा फिर से मैं थोड़ा सा इसको एम्फसाइजली जानना चाहूँगी कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी पर जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स है इस पे कानून क्या कहता है, और दूसरा जो ओपन लेटर की आप बात कर रहे थे ये गाड़ियाँ क्यों खरीदी जाती है? देखिए, बात यह है कि जो टैक्स का कानून है बहुत क्लियर है, वो तो मैंने आपको पहले भी कहा, लेकिन मैं बात इसलिए हम इस पर करना चाह रहे हैं कि लोगों के लिए एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने पावर पे आपने गाड़ी तो ले ली, आपका बैंक अकाउंट से पैसे निकले, आपने बैंक अकाउंट में से पैसे दिए तो आपके बैंक से पैसे जा रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि पे ऑर्डर्स के अगर जरिए मैंने पेमेंट की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन FBI के पास जा रही है। ओके, ठीक है ना, इफ यू आर नॉन फाइलर तो आपका टैक्स भी कट रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन जा रही है। अब आज के दिन की बात कर रहा हूँ, पहले तो ये एक हनीमून पीरियड था, गुजर गया, जिन्होंने मिसयूज करना था, यूज करना था, अब्यूज करना था, उन्होंने सब सिस्टम को कर लिया। अब सूरत हाल जो है आज की तारीख में जब हम आज बैठे हुए यहाँ पे, तो ये बात मैं कर रहा हूँ कि अब आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है बैंक में, तो नजर आ रही है, तो आप इसको इस तरह नहीं आप कर सकते कि जी मैं आपने पे ऑर्डर दे दिया, उसको दिखाया भी नहीं, आप फाइलर भी नहीं है, तो अब आप ये रिस्क नहीं ले सकते। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो FBI के पास पूरी पावर है कि वो आपके प्रॉपर्टी को के खिलाफ आपको नोटिस दे। अगर उसके पास कहीं नज़र आता है कि ये पेमेंट्स हो रही हैं इतनी बड़ी बड़ी, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप फाइलर नहीं है, ये पेमेंट्स क्यों कर रहे हैं आप, और अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपके खिलाफ वो पे एक्शन लेते हैं। और उस एक्शन में ये होता है कि अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी है तो 60 रुपए तक टैक्स लग सकता है। अच्छा, मतलब इतना 60% टैक्स लग जाएगा, तो आपकी प्रॉपर्टी का पूरा 60%। अब जैसे ये आप मिनिमम अमाउंट की बात करें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारा तो बहुत छोटा सा घर है, हमारी तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो इतनी नहीं है, तो ओवरऑल जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उस हवाले से क्या FBI की SOPs हैं या क्या रूल्स? देखिए, उसमें एक थ्रेशोल्ड FBI ने दिया हुआ है कि उस थ्रेशोल्ड से नीचे जो उन्होंने कहा है कि ठीक है 40 लाख, अब शायद 50 लाख कर दिया, उन्होंने कहा कि उस पर हम नहीं सवाल करेंगे। लेकिन आप आज देखेंगे 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, राइट। तो आज के दौर में अगर मैंने इसी का मैं आज के दौर में बात कर रहा हूँ, तो आज के दौर में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो डेफिनेटली वो अगर उसको सप्रेस किया तो एक अलग बात है, बट लॉ अगेन ये कहता है कि FBI वैल्यू पे आपको दिखाना है, तो FBI वैल्यू जो है वो एक रीजनेबल वैल्यू होती है। तो आपने पे ऑर्डर बनाया है, तो आपने पे ऑर्डर बना के 25 लाख का भी निकाला है, तो आपकी इनकम 50,000 रुपए और 25 लाख का पे ऑर्डर निकालना है, तो वो नजर आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो FBI के पास जा रही है।
अब किस वक्त इस पे एक्शन होता है ये आपको नहीं पता, लेकिन ये है कि ये रिस्क है बहुत बड़ा, और ये 100 रुपए की अगर अमाउंट है आपकी प्रॉपर्टी तो 60 रुपए एफबीआर ले जा सकता है आपसे, ले जा सकता है। ठीक है जी, तो इस हवाले से आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मुख्तारनामे पर असासे और टैक्स कवानीन के हवाले से। अनवर साहब यहाँ पर मौजूद है, तो आपकी जो भी क्यूरीज है उसका आंसर जो है अनवर साहब आपको देंगे। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी जी, सब अहमद बोल रहा हूँ जी। हमारी फर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, उसमें कुछ हमारे डिस्प्यूट हुए, तो फिर हमने वो कंप्लेंट की, तो उन्होंने उसका जो है ना ऑर्डर निकाला कि आप अपनी जो है ना रिटर्न फाइल कराए ना। लेकिन हमने उसको रिक्वेस्ट की है कि भाई आप जो है ना जो इनकम टैक्स ऑफिसर है कि आप हमें बुलाएं, वो बुला नहीं रहे हमें। काफी अर्सा हो गया, काफी लेटर लिखे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ठीक है जी, देखिए अगर आपके पर्सनल पार्टनर्स के डिस्प्यूट हैं तो उसका एफबीआर से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ठीक है, आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना एज अ फर्म आपकी जिम्मेदारी है। अब उसमें जो लोग फर्म में पार्टनर्स हैं उनको उन्होंने अगर कोई अकाउंट्स है, कोई प्रॉफिट्स हुए हैं तो उस पर अगर रिटर्न नहीं फाइल किया तो पहली जिम्मेदारी ये है कि आप रिटर्न फाइल करें। लेकिन आपके दरमियान कोई डिस्प्यूट है, आपके पार्टनर्स के दरमियान कोई मसला है, तो वो एफबीआर उसको रिजॉल्व नहीं करेगी। हाँ, आपकी आमदनी का कोई इशू है और डिक्लेयर नहीं है और एक पार्टनर डिक्लेयर करना चाहता है तो वो मेरे ख्याल में आपको एफबीआर में रिटर्न फाइल करना चाहिए और डिक्लेयर करें। लेकिन ये है कि ये बात जो ये बात कर रहे हैं ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी अनयूजुअल है, इसलिए कि एफबीआर आपको नोटिस कभी नहीं देगा जब आपके पर्सनल डिस्प्यूट्स हैं। हाँ, एफबीआर से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, तो अगर नहीं है तो फिर आप हाई अप्स के पास भी जा सकते हैं। तो डेफिनेटली जो आपके पर्सनल डिस्प्यूट्स हैं उसके ऊपर एफबीआर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा डेफिनेटली। और अगर कोई एफबीआर से रिलेटेड प्रोसीजर है तो उसके लिए आप कोर्ट को रुजू करें, अगर आप कोर्ट के लिए फिर आप रुजू कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर ड्यूटीज अदा करनी पड़ती हैं और उनका इतलाक कैसे होता है? देखिए, अगर हम बात करें तो CVT लगता है 1.5%, फिर उसमें जो है स्टैम्प ड्यूटी 1% लगती है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फी 0.5% लगती है। तो ये सब चीज़ें लगती हैं जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। अच्छा। तो जो हमारे आज और एडवांस टैक्स भी कटता है 1% अगर आप फाइलर हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 2% टैक्स करता है। 2%। तो अब आप जो हैं हमारे जो इसको मेहमान थे वो ये बात कर रहे थे कि ये मिला के एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, जिसकी वजह से एक क्लास जो है शायद इसको अवॉइड करने के लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं कराती है। सही। एक हो सकता है एक क्लास तो बिल्कुल ही उसको उस बात से अपने आप को बड़ी जिम्मा समझती हो कि जी मुझे तो करना ही नहीं है। कुछ लोग होंगे शायद जो करना चाहते भी होंगे लेकिन वो इस चीज़ की वजह से शायद, तो इसको रिविजिट करना चाहिए और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक दुनिया भर में जहाँ टैक्स का निज़ाम अच्छा है वहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, एसेट ट्रांसफ़र पे जो ड्यूटीज़ या जो वो हैं उसको देखना चाहिए। हमारे यहाँ हमें असल में इशू ये आता है कि ये स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और जो टैक्स है वो फेडरेशन का सब्जेक्ट है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को, इससे टैक्स जो पेयर है या आम आदमी है उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो टैक्स दे रहा है, वो उसको ये नहीं पता कि वो गवर्नमेंट की किटी में जा रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि सूबाई गवर्नमेंट की किटी में जा रहा है या फेडरल गवर्नमेंट, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो मेरे ख्याल में ये एक अरेंजमेंट गवर्नमेंट के अपने दरमियान बैठ के होना चाहिए जिसमें इस रेट को अगर कोई इसमें गुंजाइश है कम होने की तो कम होना चाहिए। टैक्स रेट हमेशा कम होना चाहिए और हम हमेशा ये बात कहते हैं कम रेट हो, अक्रॉस द बोर्ड सब पे हो, अक्रॉस द बोर्ड सब पे। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि एक क्लास ऐसी है जो कि रजिस्टर नहीं कराती कि वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएगी, तो थोड़ा सा ये बताएं जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते उनको क्या नुकसानात होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स, क्या हर्डल्स होते हैं? बड़ी चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने पावर के हवाले से बताया कि जिसने पावर आपको दी है आपने उसको पैसे भी दे दिया, उसका इंतकाल हो गया, तो कल उस प्रॉपर्टी पे उसके जो बच्चे हैं वो आपको क्लेम दायर कर सकते हैं और वो आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी बेची नहीं गई है। राइट, ठीक है ना। अगर सेल एग्रीमेंट है आपके पास तो चलें ठीक है, आप प्रूव कर देंगे कि नहीं। लेकिन इसी तरह कल आपके पास प्रॉपर्टी आपके पास आई और आपने उसको टाइटल उसका नहीं ट्रांसफर कराया, तो फिर आप पावर पे प्रॉपर्टी लेते हुए आपके बच्चों को भी वो उसको जो शेयर मिलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा उसका। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको मेरे ख्याल में क्लियर होना चाहिए सारे डिस्प्यूट इनकम्बर्समेंट से, ताकि कल आपकी फैमिली को अगर खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी कोई चीज़ हो तो वो अच्छी तरह प्रॉपर्ली पास ऑन हो जाए। बिकॉज जब सक्सेशन के मैटर्स आते हैं तो कोर्ट में यही मसाइल खड़े होते हैं, कहीं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कहीं प्रॉपर उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, तो ये सब मसाइल जो हैं ये कल आपकी फैमिली को फेस करने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ 90% लोगों को इस बात का इदराक ही नहीं होता कि यार ये हम जो एक्शन ले
रहे हैं, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ फिर भी मैं अपना पैसा रिस्क पे रखा हुआ हूँ। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी अहम है कि आपको देखना चाहिए कि अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली है, मैंने उसकी पेमेंट कर दी है, तो मैं उसका लेजिट ओनर हूँ, तो मुझे वो प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसके लेजिट ऑनर है तो फिर प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर करनी चाहिए, और थोड़े से पैसे बचाने के लिए जो है वो इतनी सारी हर्डल्स फिर फ्यूचर में लोगों के सामने आती हैं। अच्छा, गाड़ियों के ट्रांसफर पर टैक्स और ड्यूटीज़ की क्या शरह है? देखिए ये तो जो एक्साइज टैक्सेशन हर सूबे का अपना एक वो है, और उसमें जब गाड़ी आप रजिस्टर करवाते हैं तो एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी है, गवर्नमेंट पंजाब का भी है, केपी का भी, वो एक उनका एक अपना रेट है, उसके मुताबिक वो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं और इनकम टैक्स भी उस पर लगता है। तो ये जो चीज़ है ये आपके डॉक्यूमेंट को, आपकी गाड़ी को लेजिटिमेट करती है। हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, बहुत सारी जगहों पे गाड़ियाँ मिसयूज़ होती हैं, तो इन सब चीज़ों से आपके इंजन नंबर, आपके चेसिस नंबर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर हो जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर वही बात आ जाती है, लोग ये इस रिस्क लेने को तैयार होते हैं लेकिन अपने आप को डॉक्यूमेंट नहीं करते ताकि वो टैक्स के इंसिडेंट से वो अपने आप को बचाना चाहते हैं या वो डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहते। और उसकी वजह ये है कि कुछ लोगों के ये भी होते हैं, शॉर्ट साइटेड होते हैं, वो कहते हैं यार हमें आज 2 महीने बाद में तो बेचनी है। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि लोग जब गाड़ियाँ रखते हैं तो वो कहते हैं ये गाड़ी तो हमें बेचनी है, तो अभी तो हम रजिस्टर नहीं करा सकते, ओपन लेटर के ऊपर चलाते रहते हैं, तो फिर उससे क्या? देखिए ये दुनिया में कहीं ऐसी चीज़ नहीं होती। ये हमारे सारे जहन की चीज़ें हैं कि 2 महीने रखूंगा तो मैं बगैर उसके डॉक्यूमेंट के रख लूँ, मैं ये कहीं नहीं होता। ये चीज़ें जो हैं ये एक महज़ब माशरे में कहीं नहीं होती, तो पाकिस्तान में भी ये नहीं होनी चाहिए। अगर आप 2 महीने रख लें, 6 महीने रख लें, 6 साल रख लें, 60 साल रख लें, दैट इज़ योर कॉल। लेकिन आपको जब आपके नाम एक ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, आपने उसकी पेमेंट कर दी, तो वो पैसे आपको अपने नाम, गाड़ी या एसेट अपने नाम ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है 2 वजूहत हैं जिसकी वजह से लोग नहीं करते, वो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से और दूसरी टैक्स की वजह से। सही कि हम टैक्स उसमें आ जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मुल्क से लिंक हैं। ये किसी इंडिविजुअल से नहीं है, किसी हुकूमत या किसी उससे नहीं लिंक है। ये हुकूमत आनी जानी चीज़ है, जो भी हुकूमत आए या जाए, लेकिन बात ये कि टैक्स आप देंगे तो अपने मुल्क के लिए दे रहे हैं। जब आप पाकिस्तान बवांग दहल आप बातें करते हैं पाकिस्तान की कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत सिर्फ कहने से नहीं होती, मोहब्बत एक्शन भी चाहती है, एक्शंस भी होते तो ये बेसिकली वो ज़रूरी है। और आपका पैसा है उसको सिक्योर करें, और पाकिस्तान में जो एक्सचेकर में टैक्स जाता है सूबाई में जाता है या फेडरल में जाता है, दैट इज नॉट योर कॉल। आपको टैक्स देना है, आपको टैक्स जो है वो पे करना है। एक और कॉलर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ जी कराची से। जी क्या पूछना चाहेंगे? मेरा एक सवाल इस तरह का है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में, वो अप्लाई कौन से पीरियड से होता है? वो 3 साल का एग्जेम्प्टेड केस है। ठीक, तो क्या ये प्रॉपर्टी जब खरीदी जाती है ओपन लैंड में या जब कंप्लीशन हो जाता है उस वक्त? ठीक है जी, जुल्फ़िकार साहब आपको अनवर साहब इसका आंसर देंगे। अनवर साहब वो कह रहे हैं जो अप्लाइड टैक्स है वो कब से स्टार्ट है? देखें ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी कोई डिसएग्री करे और एग्री करे। वैसे तो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का जो टाइम पीरियड है वो 4 साल हो गया है, ठीक है ना। अब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो 4 साल में अगर आप बाद बेचेंगे तो आप पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। अच्छा। इन्होंने जो बताया उनके सवाल के 2 हिस्से हैं। या कि प्रॉपर्टी खरीदी फिर उसको कंस्ट्रक्ट किया, तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी का जो प्लॉट है उसके लिए 8 साल का टाइम लाइन है, बिकॉज ओपन प्लॉट की 8 साल की लिमिटेशन है। सही। और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसका पीरियड जो है वो 4 साल है। तो जब अगर आपने इसको कंस्ट्रक्टेड पीरियड से लेना है तो फिर जिस वक्त आपने उस पर प्रॉपर्टी बिल्ड की तो उससे 4 साल आपके काउंट हो गए, ठीक है। इसलिए कि जब आप प्रॉपर्टी बिल्ड कर लेंगे तो फिर आपका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा। अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो फिर आपके प्लॉट पुराना है, हाँ। और आपके पास ये प्रोविजन है, तो आपको वर्किंग देनी पड़ेगी कहाँ पे आपके लिए बेस्ट टैक्स के लिए हिसाब से होगा। कि अगर 8 साल से पुराना प्लॉट है और आज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको फिर स्प्लिट करके इसको डिक्लेयर करना चाहिए। डिपार्टमेंट पे है, डिपार्टमेंट इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन ये है कि ये इस तरह आप डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मिला के 4 साल में उसको देना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से कराची से जुल्फ़िकार साहब बात कर रहे थे कैपिटल गेन टैक्स की, तो कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से मैं पूछूंगी कि क्या गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है? जी बेसिकली तो देखें कैपिटल गेन टैक्स जो इस हवाले से बात करते हैं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? मैं रबिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी क्या पूछेंगी?
अच्छा, मैंने ये इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि जैसे कोई वुमेन है, ठीक है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, लेकिन उसने खुद बाय नहीं की, मतलब उसके हस्बैंड ने उसको सपोर्ट किया, उसको मतलब जैसे वो बाहर होते थे, मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, मेरे हस्बैंड बाहर होते थे, उन्होंने मुझे वहाँ से पैसे भेजे, मैंने यहाँ पे अपने नाम पे एक दुकान ले ली, एक प्लॉट ले लिया, तो अब मैं अगर अपने आप को रजिस्ट्रेशन मतलब करवाना चाहती हूँ, अपने आप को फाइलर मतलब उसके लिए FPR में रजिस्टर करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे बताएं कि कोई ऐसे इंस्टीट्यूट हो जो हमें खुद गाइड करे, बिकॉज मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं 10-20 हज़ार जो है वो उनको दूं। मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदी है, मुझे उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा फिलहाल, लेकिन मैं उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती हूँ ताकि मेरी ये चीजें सारी जो प्रॉपर हैं वो मैं फाइलर हूँ कि भाई ये सब कुछ मेरा ठीक है जी। बिल्कुल रबिया, आपका जो क्वेश्चन है वो अनवर साहब के पास आ गया। अनवर साहब ये कह रही हैं कि फाइलर बनना चाहते हैं, इसमें दो चीजें बड़ी अहम हैं। एक चीज तो ये है, पहले दो फेज है, मैं पहले का जवाब दे दूं। अगर उनके हस्बैंड ने उनको पैसे भेजे तो इन जहन में ये होना चाहिए कि ये बैंकिंग चैनल से आए हुए पैसे होने चाहिए। अच्छा। जब भी आपकी सोर्स एक्सप्लेनेबल है अंडर द लॉ। अच्छा। अगर आपने कैश पैसे लेके आके दे दिए तो वो एक्सप्लेनेबल नहीं है अंडर द लॉ। बैंकिंग चैनल से पैसे आए होंगे तो आपने जो पैसे लिए आए हैं वो उस तारीख से पहले आने चाहिए जिस तारीख से आपने प्रॉपर्टी परचेज की है या गाड़ी परचेज की है। सही। तो उस तारीख से पहले अगर आपके बैंक में पैसे आए हैं तो ये जो है एक्सप्लेनेबल सोर्स है और इस पर कोई टैक्स नहीं है। और ये खरीदा है प्रॉपर्टी की सूरत में या गाड़ी की सूरत में या जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो एक्सप्लेनेबल है। ये तो पहली बात होगी। लेकिन अगर कैश वो लेके आए हैं तो वो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कैश कहाँ से यूज हुआ, उनका पैसा यूज हुआ। तो इसलिए हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि बाहर से अगर जैसे कि फैमिली मेंबर को बाहर है तो बैंकिंग चैनल यूज करें। और बैंकिंग चैनल यूज बैंकिंग चैनल यूज करना अगेन पाकिस्तान के लिए बेहतर है। आपको 1 रुपए का मार्जिन, 8 आने का मार्जिन, 2 रुपए का मार्जिन के लिए आप बैंकिंग चैनल को लोग अवॉइड करते हैं और बाहर ओपन मार्केट से कैश खरीदते हैं। जबकि आपके लाखों रुपए आ रहे होते हैं और वो लाखों रुपए अगर बैंकिंग चैनल से आए तो पाकिस्तान के एक्सचेकर को उसका फायदा होगा। तो अगेन ये इनकरेजेबल वो है कि आप बैंकिंग चैनल को यूज करें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अब वेबसाइट पे बड़ा इजी प्रोसेस है खासतौर पर इंडिविजुअल के लिए एनटीएन लेने का। वो उनको जरूरत नहीं किसी को मुझ जैसे आदमी को 20-25 हज़ार रुपये देने की। तो उनको जो है वो वहाँ जाएं और रजिस्टर कराएं अपने आप को, एनटीएन लें, रिटर्न फाइल करें। अगर कोई आमदनी है तो आमदनी दिखाएं, आमदनी नहीं है तो नील रिटर्न फाइल करें, अपने वेल्थ डिक्लेयर करें कि ये चीज़ें हैं और ये रेमिटेंस से आई हैं। तो मेरे ख्याल में उनका टैक्स रिटर्न एक्सेप्ट हो जाएगा और उनको कोई ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस जो है हार्श कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात करे, कहाँ से? मैं फारूक बात कर रहा हूँ चूनिया कसूर से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे फारूक सर? मैंने ये पूछना है कि ये जो फाइलर का निज़ाम इतना पेचीदा है हमारे मुल्क में, मैंने पिछले 1 हफ्ते से मैंने फाइलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। कभी मुझे किसी जगह पे एडवोकेट साहब रिंग कर फारूक साहब थे और ये उसी तरह की ही बात कर रहे थे जैसे हमारे बहुत सारे मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और वो कहना है मैंने अप्लाई किया हुआ है अभी 2 हफ्ते से और आई थिंक ही वाज वेटिंग फॉर रिप्लाई और समथिंग। देखें मेरे ख्याल में शायद कोई वजह है जिसकी वजह से इनको प्रॉपर एडवाइस नहीं मिल पा रही। लेकिन कानून जब कंप्यूटर है ना वो सुनता किसी की नहीं है, आपकी मर्जी नहीं सुनेगा वो। Exactly. वो उसको जो एसओपी दिया हुआ है ना वो एसओपी फॉलो करेगा, मेरी विश लिस्ट को नहीं फॉलो करेगा। तो बात ये हो रही है कि जब कंप्यूटर से आप उन्होंने कहा हुआ है तो उन्होंने कहा है कि जी 18 का रिटर्न आप फाइल करेंगे तो आप फाइलर बन जाएंगे, 19 का रिटर्न आप फाइल करेंगे तो आप अगले साल फाइलर बनेंगे। अच्छा। तो जब वो नई लिस्ट आएगी अपडेटेड होगी तो अब लिस्ट होगी 31 मार्च को अपडेट। तो अगर आपने 19 का रिटर्न फाइल किया तो उसके में आप अपडेटेड हो जाएंगे और फाइलर बन जाएंगे। सो इट्स अबाउट 1 मंथ मतलब लेफ्ट। लेकिन अगर आपने पहले बनना है, कोई आपके पास कोई वो है तो आपको 18 का रिटर्न फाइल करेगा और सिस्टम आपको एक्सेप्ट कर लेगा एज अ फाइलर और कुछ थोड़ी सी 1000 रुपए की आपको फी देनी पड़ेगी और आप फाइलर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने 19 का ही रिटर्न फाइल किया तो अभी आप फाइलर नहीं होंगे, ये मार्च में रिवाइज होगा। तो बेसिकली ये चीज़ें क्लैरिफाई लोगों को नहीं है, इस वजह से लोगों को लगता है कि बहुत मसाइल है लेकिन कंप्यूटर किसी की विश को नहीं वो फॉलो करता। चलिए जी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, जहांगीर बात कर रहा हूँ आबू धाबी से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना रहा था कि हमने प्रॉपर्टी वगैरह ली थी जब हमने तो हमने पहले तो डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं किए हैं, FPR में कुछ नहीं किया, तो अभी कैसे करेंगे? अच्छा
बेसिकली तो अगर प्रॉपर्टी इन्होंने ली है तो अगर ये बाहर हैं, मतलब अबू धाबी में हैं, तो इन्होंने बैंकिंग चैनल से पैसे भेजे हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर आप 500 गज से ज़्यादा गए, मुझे पंजाब में कनाल को इन टर्म्स नहीं पता, लेकिन 500 गज से ज़्यादा कि अगर आप स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा की अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको रिटर्न फाइल करना है। तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करके, ताकि वो प्रॉपर्टी आपकी लेजिटिमेट हो जाए और रिकॉर्ड पे आ जाए। सोर्स तो इनके पास है क्योंकि ये वहाँ मेरे ख्याल में कमा रहे होंगे और वहीं से पैसे भेज रहे होंगे। अगेन हैविंग सेड दैट, मैं इस बात को दोबारा एम्फसाइज करूंगा, पैसे बैंकिंग चैनल से भेजें, पैसे बैंकिंग चैनल से भेजने चाहिए। अच्छा, ये जो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त है, इस पे कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से मैं आपसे पूछ रही थी, वो बताएं। देखिए, ये कैपिटल गेन टैक्स तो इस पे नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल आदमी अगर इसको गाड़ी को बेचता है तो गाड़ी की जो वो है उस पर कोई टैक्स पर्सनल एसेट पे नहीं है, प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन टैक्स है। लेकिन ये है कि अगर ये आपके पास एज अ एसेट है कंपनी के पास और उसने डेप्रिसिएशन लिया तो उसकी एक अलग स्कीम है पूरी, तो वो तो लॉ में प्रोवाइडेड है, तो उसके हिसाब से वो उस पर एक प्रॉफिट होगा, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट का प्रॉफिट होगा, और वो नॉर्मल इनकम पे टैक्स होता है। लेकिन अगर इंडिविजुअल आप जैसे अपनी कोई बड़ी BMW आप बेचें अपनी, तो वो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो लेकिन ये है कि कोई छोटी गाड़ी मेरे जैसा कोई ऑल्टो बेचे, उसमें कोई प्राइस इतनी वो नहीं होगी, लेकिन इस पे पर्सनल एसेट पे या सेल पे गाड़ी पे कोई टैक्स नहीं है। गाड़ी पे कोई टैक्स नहीं। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग असासे ज़ाहिर नहीं करते तो टैक्स कानून उनके हवाले से क्या कहता है? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे लेती हूँ, लेकिन अभी कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, उमर बोल रहा हूँ मुल्तान से। इफ आई कैन आस्क अ क्वेश्चन। जी जी श्योर। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इक्विटीज में इन्वेस्ट करता हूँ, थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू भी और थ्रू म्यूचुअल फंड्स भी। जी, मुझे अगर डायरेक्ट इक्विटी में कुछ लॉस, मतलब मेरे शेयर्स की प्राइस कुछ डाउन है और मुझे कैपिटल गेन हुआ है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो क्या ये दोनों आपस में ऑफसेट हो जाएंगे या ये दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे? इसका लॉस और कैपिटल गेन और उसका लॉस और कैपिटल गेन अलग अलग ट्रीट होगा? देखिए, सिक्योरिटीज़ के लॉ के लिए, सिक्योरिटीज़ की कैलकुलेशन के लिए एक सेक्शन है कानून में 37A, उसके तहत आपको जो है इसका अगर दोनों सिक्योरिटीज़ की मद में आती हैं तो दोनों को जो है आपको उसके सेट ऑफ हो सकता है लॉस और इनकम के अगेंस्ट। लेकिन इसके अगेंस्ट किसी और आपको कहीं और कोई बिजनेस इनकम आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, बिजनेस इनकम कहीं और सेट ऑफ नहीं कर सकते। अच्छा, असासे ना जाहिर करने पर टैक्स कानून क्या कहता है? देखिए, असासे ना जाहिर करने पे तो टैक्स कानून ये कहता है कि ये कहलाता है स्केप असेसमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपने कंसीलमेंट की है। व्हेन इट इज़ अ कंसीलमेंट देन आपके पास वहाँ पे एक सेक्शन है 111 जिसके तहत सारे प्रोविजंस इन्वोक हो सकते हैं और आपके ख़िलाफ़ जो है पिनल प्रोविजंस भी के खिलाफ पेनल्टी भी लग सकती है, आपसे टैक्स भी रिकवर किया जा सकता है। तो आपके खिलाफ हर बिकॉज आप जो हैं चोरी कर रहे हैं, मतलब ना दिखाने का मतलब ये है कि आप कंसील कर रहे हैं। तो आप जब कंसील कर रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट FBI एज ए गवर्नमेंट उसके पास पावर है कि वो आपके खिलाफ हर एक्शन ले। तो उसमें जब मैंने आपसे बात कर रहे थे हम प्रोग्राम में, तो उस वक्त उस पर 100 रुपये पे 60% टैक्स भी लगेगा, फिर और भी आपके कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी। मेरा क्वेश्चन इस सिलसिले में था कि जैसे फॉरेन इनकम है और यहाँ पे लोकल करेंसी में US डॉलर में, लोकल करेंसी में नहीं बल्कि US डॉलर अकाउंट में रखा, तो उसको जब टैक्स फाइल इंटर करते हैं सिस्टम में तो वो तो लोकल रुपीस में कन्वर्ट करके डेटा एंट्री करनी पड़ती है जी। तो US डॉलर की वैल्यू जो है 30 जून 2019 को तो अबाउट 163 रुपीस थी, तो वो एज ए गेन उसके अंदर इंडिकेट करता है, जबकि फॉरेन इनकम है और सेम एज इट इज इन US डॉलर। ठीक है जी। हसनैन साहब पूछ रहे हैं कि जी डॉलर को जब अकाउंट में रखेंगे तो फिर वो पाकिस्तानी रुपये के हवाले से उन्होंने, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये कि डॉलर इनकम और डॉलर का बैंक अकाउंट, सही, उसका बैलेंस जो है वो कैसे रखा जाएगा। तो बैलेंस जो है 30 जून के बैलेंस पे रखा जाएगा, बिकॉज आपके पास वो एसेट है उस वक्त, तो वो उस पर जो एक्सचेंज है वो अनरियलाइज गेन होगा, और जब रियलाइज होगा तो अगर जो इनकम है वो जिस दिन आपको इनकम हुई है उस दिन कन्वर्ट होगी, जो भी मतलब जिस महीने में हुई है, जिस ईयर में भी हुई है, तो उसमें आप एक एवरेज रेट ले सकते हैं, या अगर आपके स्पेसिफिक है उस दिन का तो आप उस दिन का रेट ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल शो का टाइम एंड अप होने लगा, आप समाप्त कर दीजिए। बेसिकली बात ये हो रही है कि हमने आज बात की लोगों की कि लोग डिस्क्लोजर्स नहीं करते, लोग अपने पावर पर क्या रखते हैं, ओपन लेटर रखते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं कि आप अपने डिस्क्लोजर्स को प्रॉपर करें। शिकायत करने से पहले आपको अपना एक्शन भी सही करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो हैं इस बात को देखें। मेरे ख्याल में इतना टैक्स का इम्पैक्ट नहीं है जितना वो अपना रिस्क ले लेते हैं,
ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि बात प्रोग्राम में बात करने का कि आगाही कि इतना टैक्स का इम्पैक्ट नहीं है। आप अपनी वाइट सोर्स को ब्लैक कर रहे होते हैं, आप अपने वाइट एसेट को ब्लैक कर रहे होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने डिस्क्लोजर को प्रॉपर करें, अपने एसेट को डिक्लेयर करें, ताकि कल आपको अपना लेजिट एसेट जो है ना वो डिक्लेयर हो सके और फिर कल किसी किस्म के आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करना पड़े। बिल्कुल, इस वक्त हमारे शो का टाइम बिल्कुल एंड अप हो गया और आज के शो का जो टॉपिक है इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस हवाले से आज का शो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमारी सोशल साइट पर दे सकते हैं। ऐसे ही फॉलो करते रहिए टेक्सला।